हाशिर मैं चाहता हूँ कि हम हादी भाई के लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश करें। कैसी बातें करते हो? तुम्हें मालूम तो है कि हादी भाई कितने संजीदा मिजाज हैं और वो शादी के लिए बिल्कुल भी रजामंद नहीं होंगे। वो दोनों किचन में काम करते हुए आपस में बातें कर रहे थे। आशिर और हमजा हादी के दोनों छोटे भाई थे, जबकि हादी ऑफिस के काम से किसी दूसरे शहर गया हुआ था और उसकी गैर मौजूदगी में दोनों भाई उसकी शादी की मंसूबाबंदी कर रहे थे, क्योंकि वो कई बार हादी से शादी का जिक्र छेड़ चुके थे। मगर हर बार वो यही कहकर बात टाल देता था कि अभी उस पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं और जो लड़की उसकी जिंदगी में आएगी वो भी तो फिर उसकी जिम्मेदारी बन जाएगी। हम भाई को मना लेते हैं ना। वैसे भी हमजा भाई तुम्हारी बात ज्यादा मानते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ही भाई को शादी के लिए राजी करो। आशिर ने उम्मीद भरे लहजे में कहा। चलो ठीक है, देखते हैं। भाई आएंगे तो उनसे बात करते हैं। हमजा ने इस बात में सर हिला दिया। हमजा और आशिर जहाँ बेहद शरारती और शौक तबीयत के मालिक थे, वहीं हादी निहायत संजीदा, खामोश और जिम्मेदार मिजाज रखता था। अभी वो इन्हीं बातों में मसरूफ थे कि उनके वालिद किचन में दाखिल हुए। ये तुम लोगों का बड़ा भाई कहाँ गया है? वो हमेशा की तरह सख्त और संजीदा लहजे में बोले, और शायद यही वजह थी कि हादी का अंदाज भी अपने वालिद की तरह संजीदा और कदरे गुस्सीला था। बाबा हादी भाई की मीटिंग थी, इसलिए वो दूसरे शहर गए हुए हैं। आपको कुछ चाहिए था? हमजा ने मुअद्दबाना अंदाज में पूछा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब हादी घर आए तो उसे मेरे कमरे में भेज देना। वो मुख्तसर सा जवाब देकर वहां से चले गए। उनके जाते ही हमजा और आशिर ने एक दूसरे को मायनी खेज नजरों से देखा, क्योंकि वो दोनों अच्छी तरह जानते थे कि जब भी उनके वालिद गुस्से में या अचानक उनके घर आते थे तो ज़रूर कोई मतलब होता था, वरना वो शाज़ व नादिर ही उनके घर का रुख करते थे। मुझे तो लगता है बाबा को फिर पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, तभी हादी भाई याद आ गए हैं, वरना उन्होंने कभी हमारी खबर तक नहीं ली। हाशिर ने धीरे से कहा। खैर छोड़ो, हमें क्या। हमजा ने बात ख़त्म करते हुए दोबारा काम में मसरूफ़ होना बेहतर समझा। शाम के वक्त हादी वापस आ चुका था और दोनों भाई खाना लगा चुके थे। डिनर खत्म होने के बाद उन्होंने एक दूसरे को देखा। फिर आशिर ने हिम्मत करते हुए कहा, हादी भाई, हमें आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो। वो संजीदगी से जवाब देते हुए अब भी अपने मोबाइल में मसरूफ़ था। प्लीज़ भाई, पहले मोबाइल साइड पर रखें, वरना हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। आशिर ने मुंह बनाते हुए कहा तो हादी ने हल्की सी नज़र उठाकर उसे देखा। ज़रूर कॉलेज में कोई नया कारनामा किया होगा या फिर तुम्हारे टीचर्स ने मुझे बुलाया होगा। उसे आसिर से यही उम्मीद रहती थी, क्योंकि उसकी शरारतों की वजह से वो कई बार कॉलेज जा चुका था। नहीं भाई, कॉलेज का कोई मसला नहीं है। मसला तो आपकी ज़िंदगी का है, हमजा ने संजीदगी से कहा। तो हादी ने फौरन मोबाइल एक तरफ रखते हुए दोनों की तरफ देखा। क्या मतलब मेरी ज़िंदगी का मसला है? भाई, हम चाहते हैं कि आपकी शादी कर लें। हमें भी तो भाभी चाहिए ना, हमारे घर में भी रौनक होनी चाहिए। आशिर ने मासूमियत से कहा। हादी ने भवें उचकाकर दोनों को देखा, और ये अंदाज उन दोनों के लिए वाज़िह इशारा था कि अब खामोश हो जाओ। हादी भाई, जितना मर्जी गुस्सा कर लें, मगर हम खामोश नहीं होंगे। मैं तो एक रिश्ते वाली आंटी को भी बोल आया हूँ कि हमारे भाई बहुत खूबसूरत हैं, हमारे लिए एक प्यारी सी भाभी ढूंढ दें। आशिर ने पूरे फख्र से कहा। तुम लोगों ने किसकी इजाज़त से ये सब फैसला किया है? हादी अब वाज़िह तौर पर गुस्से में था। तो भाई, इसमें हर्जी क्या है? क्या आपको अपना घर नहीं बसाना? हमजा ने दलील दी। नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इन शादी जैसे झंझटों में। हादी ने बेजारी से जवाब दिया। क्या भाई, आपकी उम्र के लड़के तो इतने कूल होते हैं। इस पर हमजा बोला तो हादी ने उसे घूरा। कूल के बच्चे, तुम दोनों अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और आइंदा इस मौजू पर बात नहीं होगी। वो सख्त लहजे में ये कहकर फौरन अपने कमरे की तरफ चला गया। उसके जाते ही आशिर ने जिद्दी अंदाज में कहा, शादी तो हम दोनों भाई हादी भाई की करवा कर ही रहेंगे। बिल्कुल, अगर खुद को समझें क्या चंगेज खान कहेंगे। जब भाभी आएंगी ना, तो वही इनको काबू करेंगी, तभी शायद उनका गुस्सा भी कम होगा। हर वक्त गुस्सा, अकड़ और संजीदगी, पता नहीं क्यों ऐसे हो गए हैं हादी भाई। हमजा ने नाक चढ़ाते हुए कहा। आशिर चंद लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, वैसे हमजा,
हादी भाई ने जिंदगी में बहुत मुश्किलात देखी हैं, इसीलिए वो ऐसे हो गए हैं। जरा सोचो, अगर हमें इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती तो क्या हम निभा सकते थे? नहीं ना। लेकिन हादी भाई ने हमेशा हमें हर सहूलत दी, हर मुश्किल में हमारा साथ दिया और कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। हमजा ने गहरा सांस लिया, फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, लेकिन शादी तो हम उनकी करवा कर ही रहेंगे। आशिर अभी तक जाग रहा था, मगर सुबह होते ही हादी हमेशा की तरह किचन में नाश्ता तैयार करने में मसरूफ हो गया। थोड़ी देर बाद आशिर और हमजा भी उठकर घर आ गए और उसका हाथ बटाने लगे। जब नाश्ता तैयार होकर टेबल पर लग गया तो तीनों खामोशी से खाना खाने में लग गए। मगर आशिर कब खामोश रहने वाला था? उसने एक बार फिर बात छेड़ दी, हादी भाई, आखिर मसला क्या है? आप शादी क्यों नहीं करना चाहते? हादी ने हस्बे आदत खामोशी इख्तियार किए रखी और सुकून से नाश्ता करता रहा। आशिर ने शोखी से कहा, आप बस एक बार इजाज़त दें, हम आपके लिए लड़कियों की लाइन लगा देंगे। हादी चंद लम्हे सोचने के बाद बोला, ठीक है, तुम लोग कोई रिश्ता देख लो, अगर मुनासिब हुआ तो मैं शादी कर लूंगा। बस फिर क्या था, दोनों भाइयों की खुशी की इंतहा न रही। उन्हें लग रहा था जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। इसी खुशी में दोपहर को रिश्ते करवाने वाली मासी भी घर बुला ली गई थी। वो उनके सामने एक के बाद एक लड़कियों की तस्वीरें रखती जा रही थी और ये दोनों हर तस्वीर में कोई ना कोई नुक्स निकाल कर इनकार करते जा रहे थे। नहीं, ये भाई के लिए ठीक नहीं है, ये भी नहीं, क्योंकि ज्यादातर लड़कियां हादी से उम्र में बड़ी थी। आखिर हाशिर बोल ही पड़ा, आपा, हमें इतनी बड़ी लड़की नहीं चाहिए, हम तो चाहते हैं कोई मासूम सी चुलबुली सी लड़की आए जो हमारे संजीदा भाई को भी हंसना सिखा दे। मासी ने हैरत से कहा, पहले अपने भाई की उम्र तो देखो। आशिर फौरन बोला, अरे आपा, भाई अभी सिर्फ 30 साल के हैं, कोई 18, 19, 20 साल की अच्छी सी लड़की दिखाओ। आप तो 35, 40 साल की आंटियां उठा लाई हैं। मासी ने झुंझलाकर एक और तस्वीर निकाली। उस लड़की का नाम शान से था और उम्र तकरीबन 19, 20 बरस लग रही थी। तस्वीर देखते ही दोनों की आंखें चमक उठी। हाँ, ये लड़की भाई के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मासी ने फौरन मौका गनीमत जाना, तो फिर अगले जुम्मे उनके घर वालों को बुला लूं। और हाँ, मेरे किराए के 1000 रुपए, तस्वीर दिखाने के 1000 और मेरे बैलेंस के भी 1000। जल्दी से 3000 निकालो। वो न जाने कितनी बार उन दोनों भाइयों को इसी तरह लूट चुकी थी। आशिर बेबसी से बोला, आपा, खुदा का खौफ करें, अभी रिश्ता हुआ भी नहीं और आप हमसे इतने पैसे ले चुकी हैं। हादी भाई को पता चल गया ना तो हमारे पेट में सुराख कर देंगे। मगर मासी भी डट गई, अगर लड़की चाहिए तो पैसे दो, वरना मैं जा रही हूँ। आखिरकार हमजा ने जेब से 3000 निकाल कर उसके हाथ पर रख दिए। उसके जाते ही आशिर ने तस्वीर दोबारा देखते हुए कहा, वैसे ये लड़की भाई के लिए ज्यादा छोटी तो नहीं? हमजा फौरन बोला, नहीं, यही ठीक है, बड़ी होगी तो हमें भी डरा के रखेगी, छोटी होगी तो हमारे साथ खुल मिल जाएगी, हंसी मजाक करेगी। शाम को जब हादी ऑफिस से वापस आया तो दोनों फौरन उसके गिर्द जमा हो गए। भाई, हमने आपके लिए लड़की पसंद कर ली है, तस्वीर देखेंगे? हादी ने बेदिली से कहा। जरूरत नहीं है, मगर दोनों बाज ना आए और उसे बताया कि अगले जुम्मे लड़की वाले घर आना चाहते हैं। हादी ने मुख्तसर अंदाज में कहा, ठीक है, बुला लो। वैसे भी उस दिन मेरी कोई मीटिंग नहीं, और हाँ, घर की अच्छी तरह सफाई कर लेना। दोनों फौरन खुश हो गए। आप फिक्र न करें भाई, आखिर हम इस घर में अपनी प्यारी सी भाभी लाने वाले हैं। फिर हादी ने हल्की सी संजीदगी से कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम लोग मुझ पर शादी के लिए दबाव डाल रहे हो? अगर मेरी बीवी आकर तुम दोनों का साथ ना देने तो फिर? हाशिर फौरन उदास लहजे में बोला, ऐसी बातें ना करें भाई, आप जानते हैं ना, हमने अपनी जिंदगी माँ के बगैर गुजारी है। अब बस यही चाहते हैं कि इस घर में भी किसी औरत की हंसी गूंजे, हमारा चूल्हा आबाद हो, आप खुश रहें, आपके बच्चे। बस बस, ज्यादा दूर की मत उड़ाओ। हादी के संजीदा लहजे में आशिर की चलती जुबान को फौरन खामोश कर दिया। फिर उसने कदरे नरम आवाज में पूछा, अच्छा ये बताओ, दोपहर के खाने में क्या बनाया है? हमजा फौरन खुशी से बोला, भाई, आज चिकन कौरमा बनाया है। हादी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो फिर जल्दी से रोटियां ले आओ,
बहुत भूख लगी है। हमजा रोटियां लेने के लिए निकलते निकलते अचानक बोला, वैसे भाई, उस दिन बाबा जान आए थे, आपका पूछ रहे थे? हादी ने बेतासुरी से जवाब दिया, हाँ, बात हो गई थी। उन्हें 1 लाख रुपए चाहिए थे। ये सुनते ही आशिर के चेहरे पर उदासी उतर आई। भाई, अजीब लगता है, बाबा जान को हमारी कभी फिक्र नहीं होती, मगर जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो सीधा आपके पास आ जाते हैं। हमजा भी जज्बाती होकर बोल पड़ा, और मोहब्बत, वो तो कभी हमें मिली ही नहीं, ना बाबा से न माँ से, जो अपनी दुनिया में हमें छोड़ गई। हादी अपने भाइयों की नम आंखें कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता था, इसलिए फौरन बात बदलते हुए बोला, अच्छा छोड़ो ये सब, पहले रोटियां लाओ, और हाँ, फिर मुझे वो लड़की भी दिखाना जिसका इतना जिक्र हो रहा है। लेकिन हस्बे आदत जब भी शादी की बात आती, हादी किसी न किसी बहाने से निकल जाता। यूं ही पूरा हफ्ता गुजर गया, और फिर जुम्मे के दिन हादी को देखने वाले मेहमान आ पहुंचे थे। पहली ही मुलाकात में वो हादी की संजीदगी, शराफत और सादगी से मुतासिर हो गए। लड़की शान से, माँ बाप के साय से महरूम थी, और उसके चचा जल्द अज जल्द उसकी शादी करके बैरून मुल्क जाना चाहते थे। हादी को उनकी उजलत अजीब तो लगी, मगर न जाने क्यों उसने इनकार नहीं किया। उसने बहुत इसरार करके अपने बाबा को भी बुला लिया, जो आए तो सही, मगर खामोशी से रस्म पूरी करके वापस चले गए। आखिरकार रिश्ता तय हो गया। शानजे के घर वालों को हादी पसंद आ गया, और हादी ने भी खामोश रजामंदी जाहिर दे दी। फिर वो दिन आ पहुंचा जब शानजे दुल्हन बनकर उस घर में आ गई थी, मगर उसे पहली बार करीब से देखकर हादी जैसे साकित रह गया। वो तो बमुश्किल 17-18 बरस की मासूम सी लड़की लग रही थी, जबकि हादी 30 बरस का संजीदा मर्द था। उसके दिल में बेख्तियार सवाल उठा कि आखिर इतनी कम उम्र लड़की का निकाह उसके साथ क्यों कर दिया गया है। उन्हीं उलझनों में घर वो कमरे में दाखिल हुआ तो शानजे फौरन शरारती मुस्कुराहट के साथ घूंघट आगे कर गई थी, और शौकी से बोली, ये तो सरासर नाइंसाफी है हादी जी। पहले मुझे मेरी मुंह दिखाई दीजिए, फिर मैं आपको अपना चेहरा दिखाऊंगी। और इसी लम्हे हादी को एहसास हुआ कि यह मासूम नजर आने वाली लड़की हकीकत में उसकी सोच से कहीं ज्यादा शौक, जिंदा दिल और चालाक थी। आप मेरा गिफ्ट लाए हैं ना? मुझे बताएं तो सही। हादी बस खामोशी से उसे देखता रहा। अरे ये क्या बात हुई? आप गूंगे हैं क्या? उफ, मेरे तो नसीब ही फूट गए। घर वालों ने गूंगे लड़के के साथ मेरी शादी कर दी। अभी चचा जान से बात करती हूँ। वो जल्दी से उठी और इधर उधर अपना मोबाइल ढूंढने लगी, मगर अगले ही पल हादी ने लब खोल दिए। जी मैं गूंगा नहीं हूँ, और शुक्र है खुदाया, शुक्र है आप गूंगे नहीं हैं। मुझे लगा वाकई आप गूंगे हैं। अच्छा, अब मेरा गिफ्ट कहाँ है? जल्दी से दिखाएं। वो बेताबी से बोली। थोड़ी देर बाद हादी ने एक मखमली सी डिबिया उसके सामने रख दी। अरे, ऐसे भी कोई गिफ्ट देता है? मुझे तो लगता है आपकी पहली पहली शादी हुई है। हादी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। पहली पहली शादी का क्या मतलब है? एक ही बार शादी होती है? ओह सॉरी, मुझे याद नहीं रहा। शादी तो एक ही बार होती है। वैसे अगर आप मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं तो मेहरबानी करके ये पहनाते भी हैं। जल्दी से पहनाएं ताकि मैं आपको अपने खूबसूरत से चेहरे का दीदार करवा सकूं। वो फिर से पट पट बोलने में मसरूफ हो गई थी, जबकि हादी को शुरू से ही ज्यादा बोलने वाली लड़कियों से चिढ़ थी, और किस्मत ने उसके हिस्से में एक ऐसी ही लड़की लिख दी थी। हादी माथे पर बल डाले संजीदगी से उसके सामने बैठकर उसका हाथ पकड़कर रिंग पहना दी। फिर अपनी शेरवानी उतारकर अलमारी में टांगने लगा। अब शानसे के माथे पर बल पड़ गए थे। ये क्या? आपने मुझे देखा तक नहीं? वो फौरन उसके सामने आ खड़ी हुई, और हादी की ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ लिया। आपने मुझे देखा क्यों नहीं? मैं आपकी ही दुल्हन हूं ना। आपके लिए तो इतना महंगा मेकअप करवाया गया, और आपने मुझे देखा तक नहीं। हादी ने संजीदगी से जवाब दिया, मैं बहुत थका हुआ हूँ और सोना चाहता हूँ। शानजे को उसके ऐसे सर्द लहजे की उम्मीद नहीं थी। अब थके हुए हैं, जैसे भी हैं, मुझे तो आपको देखना ही पड़ेगा। देखिए मुझे। वो उसका चेहरा थामे बोल रही थी कि अगले ही पल हादी ने नरमी से उसका हाथ हटा दिया। आप भी चेंज कर लें और आराम करें। क्या फायदा हुआ मेरे इतने पैसे लगाकर तैयार होने का? आपने मुझे देखा तक नहीं। वो मुंह बसोड़ कर जाकर बेड पर बैठ गई। दोबारा हादी उसके सामने आकर बैठा।
और उस पर एक निगाह डाल ही ले। हाँ, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। अब जाकर चेंज कर लें। क्यों चेंज क्यों कर लूं? वो फिर से मुंह बसोड़ कर बैठी थी। अगले ही पल हादी को वो बहुत खूबसूरत लगने लगी थी। शायद वो उससे उम्र में कम भी थी, मासूम भी, और यहाँ तक कि बच्चे जैसी हरकतें कर रही थी। हादी चाहता था कि उसमें थोड़ी सी संजीदगी हो, मगर शानज़े किसी भी तरीके से संजीदा होने का नाम नहीं ले रही थी। हादी ने आहिस्तगी से लाइट बंद की और नरमी से उसके गालों को छूने लगा, मगर इतने ही पल में शानज़े ने शोर मचाना शुरू कर दिया। मुझे अंधेरे से डर लगता है, लाइट ऑन करो। हादी जी, मुझे डर लगता है, लाइट ऑन करो। अगले ही लम्हे हादी ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे खामोश करवा दिया। तुम पागल हो? ये क्या हरकतें कर रही हो? पूरे घर वालों को जगाना चाहती हो क्या? मुझे अंधेरे से डर लगता है। आपको लाइट ऑन करके सोना पड़ेगा। हादी के माथे पर गहरे बल पड़ गए थे। ये क्या? एक और आफत उसके गले पड़ गई थी। वो गुस्से में लाइट ऑन करके दूसरी तरफ मुंह मोड़कर सो गया, क्योंकि उसे बिल्कुल भी शानजे से ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। सुबह जब हादी की आंख खुली तो वह बच्चों की तरह उसका हाथ अपने हाथों में जकड़े उसे अपने सीने पर रखे गहरी नींद में सो रही थी। शक्ल से तो वह बिल्कुल मासूम बच्ची लगती थी, मगर इस मासूम बच्ची की कितनी लंबी जुबान थी, ये हादी अच्छी तरह जानता था। हादी ने नरमी से उसके गालों को छुआ तो अगले ही पल शानजे की आंख खुल गई। बहुत बुरी बात है, कोई सो रहा हो तो उसे ऐसे नहीं जगाते। आपको पता है, मैं पूरे 12 बजे उठती हूँ। मेरा नाश्ता तो बना दीजिएगा, मुझे बहुत भूख लगती है। और हाँ, मैं ऑमलेट खाती हूँ, फ्राई एग नहीं। वो छोटी बच्ची की तरह अपनी रूटीन बता रही थी। लेकिन मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, हादी संजीदा लहजे में बोला। क्या मतलब ऑफिस जा रहा है? आज हमारा वलीमा नहीं है क्या? नहीं, हमारा वलीमा आज नहीं है। क्या मतलब हादी? मैंने तो वलीमे का ड्रेस भी बनवाया था। मुझे नहीं पता, मुझे वलीमा करवाना है। वो ये सुनकर जल्दी से आंखें मलती हुई उठ बैठी, मगर हादी उसकी बात का जवाब दिए बगैर ही रूम से बाहर निकल गया। गुड मॉर्निंग भाई, हमजा ने उससे बाहर आते ही खुशी से कहा, मगर अगले ही लम्हे उसने महसूस किया कि हादी शदीद गुस्से में है। क्या हुआ भाई? सब ठीक तो है ना? भाभी ठीक है? हाँ जी, तुम्हारी भाभी बहुत ठीक है, और अब शायद वो मुझे भी ठीक न रहने दे। वो गुस्से से कहता हुआ बाहर चला गया। ये भाई को अचानक क्या हुआ? इतने में शान से चिल्लाती हुई रूम से बाहर आई। मुझे नहीं पता हादी जी, मुझे वलीमा करना है। फिर जैसे ही उसकी नजर हमजा पर पड़ी वह गुस्से से बोली, किधर गया है तुम्हारा भाई? बाहर गए हैं भाई। तुम लोगों का भाई बहुत बुरा इंसान है। क्या किया है हमारे भाई ने? हमजा को तो ये भी अंदाजा नहीं था कि वो ट्राउजर शर्ट में ही बाहर खड़ी है। तुम्हारे भाई ने मेरा वलीमा भी नहीं किया। इतने शौक से मैंने ड्रेस बनवाया था। बहुत अकड़ू और सड़ियल भाई है तुम्हारा। अच्छा अच्छा, खामोश। भाई को ज्यादा बोलने वाली लड़कियां नहीं पसंद है। नहीं पसंद तो पहले बता देते, शादी ही ना करते। मैं तो ज्यादा ही बोलूंगी, वो मुंह बनाते हुए बोली। इतने में आशिफ भी रूम से बाहर आ गया। ये सुबह सुबह क्या शोर मचा रखा है? देखो मेरे प्यारे प्यारे छोटे भाइयों, आपको पता है ना, शादी के बाद वलीमा होना चाहिए। मैंने ड्रेस बनवाया था और तुम्हारे भाई ने मेरा वलीमा ही नहीं किया। मैं सख्त नाराज हूँ। वो आए तो उसे बता देना, बल्कि मैं दरवाज़ा भी नहीं खोलूंगी। ये कहकर वो वापस रूम में चली गई। आशिर और हमजा का जोरदार कहका गूंज उठा। अब यही आफत भाई को सेट करेगी। भाई ने जो संजीदगी का लबादा ओढ़ रखा था ना, अब वो ठीक से उतरेगा। दोनों हंसते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद हादी ऑफिस के कुछ जरूरी काम निपटाकर घर वापस आ गया था, मगर जब वो अपने रूम की तरफ बढ़ा तो दरवाजा अंदर से लॉक था। हादी दरवाजा बजाते हुए बोला, शान से दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी, बिल्कुल नहीं खोलूंगी। पहले वलीमा करो फिर दरवाजा खोलूंगी। ये क्या बच्चों वाली हरकतें हैं? तो फिर ऐसे ही सही, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। हादी को गुस्सा आ गया, उसने डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोल दिया। तुम्हारा दिमाग खराब है? हादी गुस्से में उस पर धारा। तुम बच्ची हो क्या? हाँ, बच्ची हूँ मैं, मुझे नहीं पता। शान से मुंह बनाकर दोबारा वॉशरूम में घुस गई थी, जबकि हादी सर झटक कर बैठ गया। हादी को वैसे ही किचन के कामों से सख्त नफरत थी, और ऊपर से अल्लाह ने उसे ऐसी बीवी दे दी थी जो हर वक्त उसे तंग करने में लगी रहती थी। अभी शादी को एक दिन भी नहीं हुआ था और शानजे ने उसका दिमाग घुमा कर रख दिया था।
हादी ने सोचा था कि वलीमे का फंक्शन कुछ दिन बाद रखेगा, क्योंकि उसे ऑफिस के ज़रूरी काम से बाहर जाना था। थोड़ी देर बाद शांति शावर लेकर निकली तो हादी लैपटॉप में मसरूफ था। वह जानबूझकर उसके बालों से पानी झटकते हुए उसके बिल्कुल करीब आकर बैठ गई थी। पानी के छींटे हादी पर पड़ने लगे तो वो झुंझला गया। शान से, प्लीज ये हरकतें बंद करो। क्यों बंद करूं? मेरे बाल गीले हैं, खुश भी ना करूं? वो तौलिए से बाल रगड़ते हुए बोली। तो दूर होकर बैठो ना, वैसे तारीख में लिखा जाएगा, आपसे अल्लाह ही पूछे। शादी को एक दिन भी नहीं हुआ और आप लैपटॉप लेकर बैठ गए हैं। कोई ऐसे भी करता है, नई नवेली दुल्हन के साथ? हाँ, दुल्हन तो बहुत अच्छा करती है ना। आते ही रूम लॉक कर दिया था। उसके लहजे में शदीद गुस्सा था, मगर शांसे पर उसका कभी कोई असर नहीं होता था। वो हर बात में जिद लेकर बैठ जाती थी। यूं ही उनकी जिंदगी की गाड़ी चल पड़ी थी, मगर शांजे में जरा भी मैच्योरिटी नहीं थी, जबकि हादी चाहता था कि उसकी बीवी उसकी तरह संजीदा और समझदार हो। आज हादी को ऑफिस के लिए देर हो रही थी, मगर शांजे जिद कर रही थी कि वो आज ऑफिस न जाए, बल्कि उसे घुमाने लेकर जाए। हादी ऐसा इंसान नहीं था जो बीवी की जिद पर अपना काम छोड़ देता, इसलिए उसने साफ कह दिया था कि वो हर हाल में ऑफिस जाएगा। शानजे को गुस्सा आया तो उसने उसके प्रेस किए हुए कपड़े जो सोफे पर रखे थे उठाकर कहीं छुपा दिए। जब हादी शाफर लेकर निकला तो कपड़े गायब थे। शानजे, यहाँ मेरे कपड़े थे, कहाँ गए? मुझे नहीं मालूम। वो मुंह बसोड़ कर इधर उधर देखने लगी। तुम्हें नहीं मालूम तो फिर किसे मालूम है? मैंने कहा ना, मुझे नहीं मालूम। वैसे भी कौन सा आपने मुझे घुमाने ले जाना है जो मैं आपके कपड़े ढूंढूं? मुझे बहुत भूख लगी है, मैं नीचे खाना खाने जा रही हूँ। हद होती है शान से, तुम मेरी वाइफ और तुम्हें इतना ख्याल भी नहीं कि मेरे कामों का ध्यान रखो। उल्टा जिद लगा कर बैठ जाती हो। जब भी शान से उसके साथ शरारत करती या उसे तंग करती, हादी गुस्से में आ जाता और उसे खूब डांटता था। शान से मुंह फुलाए नीचे चली जाएगी। नीचे जाकर उसने देखा कि हमजा पास्ता बना रहा था। हमजा, मुझे अभी थोड़ा सा दो, बहुत भूख लगी है। भाभी, मुझे देर हो रही है। ये तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा, आपने यहाँ बना ले। ये मुझे दे दो। वो उसके हाथ से प्लेट लेकर आराम से सोफे पर बैठ गई। इतने में हादी गुस्से से नीचे आया। शान से, मुझे सच सच बताओ, मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं? हमजा फौरन समझ गया कि आज भी भाभी की कोई नई हरकत करके आई है। हादी जो हमेशा खामोश रहता था, शानजे की हरकतों पर हर वक्त उसे डांटने में लगा रहता था। क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? हमजा ने पूछा। अपनी इस लाडली भाभी से पूछो, ऊपर आने से पहले कौन सा कारनामा करके आई है। शान से, क्या हुआ है? मगर वो खामोशी से दोनों को घूरती रही। मैंने क्या करना है? अगर उनके कपड़े नहीं मिल रहे तो इसमें मेरा क्या कसूर है? शानजे ने लापरवाही से कहा। तो हादी ने गुस्से से उसे देखा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ शानजे, ये तुम्हारी ही हरकत है, और अगर आज मुझे ऑफिस से देर हो गई ना, फिर शाम को अपनी हालत देख लेना। वो तंबी अमेज लहजे में बोला तो शानसे ने फौरन मुंह बना लिया। हाँ, तो मैंने उठाकर बालकनी से नीचे ही तो फेंकने हैं, कौन सा छुपा दिए हैं? और इतने भी कोई शानदार ब्रांडेड कपड़े नहीं कि मैं चुरा कर खुद पहन लूं। जाओ नीचे से उठा लो। उसकी बात सुनकर हादी का गुस्सा मजीद बढ़ गया। तुम उसकी हरकतें देख रहे हो हमजा? दिल करता है उसका मुंह तोड़ दो। वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा था, मगर अगले ही पल शान से खौफजदा होकर पीछे हट गई थी। भाई, ये क्या कर रहे हैं? पागल हो गए हो क्या? हमजा ने फौरन हादी का बाजू पकड़ लिया। शान से की आंखें भर आई। हमजा, उनका बाजू मत पकड़ो, मारने दो मुझे। हाँ, मैं बहुत बुरी हूं ना, मारो मुझे। वो पास्ता की प्लेट वहीं रख कर रोती हुई अपने कमरे में चली गई। हादी भाई, आप भी ना, बच्ची है, बच्ची समझ कर छोड़ दिया करें। हमजा ने नरमी से कहा तो हादी झुंझला गया। ये सब तुम दोनों का किया धरा है। आशिर और हमजा, तुम लोगों ने ही मेरी जान खाई थी कि शादी कर लो। अब भुगतो, आए दिन कोई ना कोई नई हरकत करती है। न सुकून से ऑफिस जा सकता हूँ, न काम कर सकता हूँ। उस लड़की ने जीना हराम कर रखा है, और ऊपर से तुम दोनों उसे समझाने की बजाय उसका साथ देते हो। शदीद गुस्से में वो वापस कमरे में आया तो शान से तकिए में मुंह छुपाए रो रही थी। उसने खामोशी से नई शर्ट पहनी, बगैर उससे कुछ कहे ऑफिस चला गया। शान से सारा दिन इसी उम्मीद में मोबाइल देखती रही कि शायद हादी एक बार कॉल करके उसे मना लेगा।
مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ آخر کار اس نے ناراضگی سے موبائل ایک طرف رکھا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ مجھے نہیں منائے گا تو میں ابھی اس کے پیچھے مری نہیں جا رہی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئے نیچے آ گئی۔ اتنے میں حمزہ اور عاشر بھی کالج سے واپس آ چکے تھے۔ لوڈو کھیلیں؟ انہیں دیکھتے ہی شان سے بولی۔ کیا مطلب لوڈو کھیلیں؟ میں تو ابھی اکیڈمی جاؤں گا۔ بہت دیر ہو رہی ہے، حمزہ نے فوراً جواب دیا۔ شانزے نے منہ بنا لیا۔ عاشر دیکھو نا، تمہارے بھائی نے میری بہت انسلٹ کی ہے، ایک بار کال کر کے منایا تک نہیں۔ وہ رونی صورت بنا کر بولی تو عاشر ہنس دیا۔ کوئی نہیں، بھائی کو آہستہ آہستہ لائن پر لانا ہے اور تنگ کیا کرو انہیں، بچپن سے ہی بہت اکڑوں ہیں۔ چلو حمزہ، آج اکیڈمی سے چھٹی کر لیتے ہیں، لوڈو کھیلتے ہیں اور رات کو پیزا پارٹی کریں گے۔ عاشر نے شرارت سے کہا تو شانزے کی آنکھیں چمک اٹھی۔ سچ میں؟ پیزا پارٹی؟ اوکے ڈن۔ پھر اچانک اسے کچھ یاد آیا۔ ویسے وہ پھر سے مسٹر خروس آ کر مجھے ڈانٹے گا نا، اس کا منہ توڑ دوں گی۔ نہیں نہیں، ایسی باتیں مت کیا کرو، بھائی کو بہت غصہ آتا ہے۔ حمزہ نے فوراً ٹوکا، مگر شان سے بے پرواہ انداز میں بولی، آتا رہے غصہ، مجھے پرواہ نہیں۔ گھوڑا بدتمیز، ڈرتی نہیں ہوں میں آپ کے بھائی سے۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے ہادی کھڑا اس کی ایک ایک بات سن چکا ہے۔ مجھے تمہیں ڈرانے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے۔ اس کی روبدار آواز گونجی تو شان سے ایک پل کو سہم گئی۔ صبح والا لمحہ اس کے ذہن میں تازہ ہو گیا جب ہادی تقریباً اسے تھپڑ مارنے والا تھا۔ مجھ سے بات مت کرو، کٹی ہوں میں آپ سے، وہ منہ پھلا کر بولی۔ ہادی نے سنجیدگی سے اس سے کہا، یہ تم کیا ہوتا ہے؟ تمہیں تمیز نہیں کہ شوہر سے کیسے بات کرتے ہیں؟ شانزے نے فوراً جواب دیا، ہاں مجھے تمیز ہے، شوہر کو تو بہت تمیز ہے نا۔ صبح مجھے تھپڑ مارنے والے تھے، میں آپ سے کٹتی ہوں۔ وہ پھر سے رونے شکل بنا کر ناراضگی سے اندر چلی گئی، جبکہ ہادی بے بسی سے بڑبڑایا، ایک تو میں اس کی ناراضگی سے بہت تنگ ہوں۔ کیا کہا بھائی؟ اسی لیے کہ تو جلدی یہ گھر آیا ہوں، اور یہ پھر سے منہ بنا کر اوپر چلی گئی ہے۔ حمزہ اور عاشر ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے تھے۔ کم از کم اب انہیں یہ اطمینان ہونے لگا تھا کہ ہادی اور شانزے کے درمیان سب کچھ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ آج پہلی بار انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہادی واقعی شانزے کو منانے کے لیے جلدی گھر واپس آیا ہے۔ کچھ دیر بعد جب ہادی اوپر کمرے میں گیا تو شانزے اداس سی بیٹھی ہوئی تھی۔ اچھا، صبح والی بات کے لیے سوری، دیکھو میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ وہ نرمی سے اسے بنانے لگا۔ شانزے نے منہ پھلا کر کہا، میں ایسے نہیں مانوں گی، مجھے پیار سے مناؤ۔ ہادی اس کے قریب آ کر ہلکا سا مسکرایا۔ اب مجھے کیا پتا پیار سے کیسے مناتے ہیں، میں نے کون سا کبھی محبت کی ہے۔ تم بھی نہ ہر وقت بچوں جیسی حرکتیں کرتی رہتی ہو، تھوڑا میچور بنو، گھر سنبھالو، کچن کے کام کرو۔ شانزے فوراً بولی، مجھے نہیں آتی کوکنگ، وہاں چچی اتنے کام کرواتی تھی اور یہاں آپ بھی ہر وقت ڈانٹے رہتے ہیں۔ اس سے اچھا تھا میں شادی ہی نہ کرتی۔ میں نے تو سوچا تھا میرا خوابوں کا شہزادہ آئے گا، میرے لیے گفٹ لائے گا، مجھے گھمانے لے جائے گا، مگر آپ تو بالکل بھی ایسے نہیں ہیں۔ سچ کہتے ہیں لڑکیوں کو زیادہ خواب نہیں دیکھنے چاہیے، میں نے غلطی سے بہت سارے خواب دیکھ لیے تھے۔ ہادی نے اسے خاموشی سے دیکھا، پھر اپنے بیگ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے گفٹ لایا ہوں۔ شانزے کی آنکھیں فوراً چمک اٹھی۔ سچ؟ کیا لائے ہیں؟ جلدی دکھائیں۔ ہادی نے بیگ سے پھولوں کے گچھڑے، چاکلیٹس، خوبصورت پھول اور چند چھوٹی چھوٹی چیزیں نکالیں، وہی چیزیں جو شانزے کو خوش کر دیتی تھی۔ یہ سب میرے لیے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، صرف تمہارے لیے۔ اگلے ہی لمحے شانزے بچوں کی طرح خوش ہو کر اس کے گلے لگ گئی۔ آپ بہت اچھے ہیں ہادی، بہت بہت اچھے۔ آج پہلی بار اس کے اتنے قریب آ کر ہادی کے دل میں ایک عجیب سی نرمی اور نئی امید نے جنم لیا۔ اس کا دل بے ترتیب دھڑکنے لگا تھا، جبکہ شان سے دیر تک اس کے گلے لگی رہی۔ تھینک یو سو مچ، مجھے پتا تھا آپ میرے لیے ضرور کچھ لائیں گے ہادی۔ آپ ہمیشہ مجھ سے ایسے ہی پیار سے بات کریں نا، آپ اتنے روٹ کیوں رہتے ہیں؟ ہادی نے آہستگی سے اسے خود سے الگ کیا تو وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ پھر وہ نرمی سے بولا، اچھا یہ بتاؤ کہاں گھومنے جانا ہے؟ کون سی جگہ پسند ہے تمہیں؟ شانزے نے معصومیت سے کہا، میں نے تو کبھی کوئی خاص جگہ دیکھی نہیں، آپ کہیں بھی لے جائیں، مجھے سب اچھا لگے گا۔
हादी आज पहली बार उसकी पसंद नापसंद जानने की कोशिश कर रहा था। अच्छा ये बताओ खाने में क्या पसंद है? वो बिल्कुल बच्चों की तरह उसके नखरे उठा रहा था। हालांकि उसने तो हमेशा सिर्फ अपने छोटे भाइयों के लाड उठाए हैं। चलो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ। पहले तुम्हें किसी अच्छी जगह लेकर जाता हूँ, फिर बाहर खाना खाएंगे। उसके बाद तुम्हारी पसंद की शॉपिंग करवाऊंगा। शान से तो जैसे खुशी से खिल उठी थी। आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच। थैंक यू हादी। चची ने तो मुझे कभी कहीं जाने ही नहीं दिया। हादी का मिजाज अगर संजीदा था तो शान से बिल्कुल एक बच्चे की तरह थी, मगर उसकी इस मासूमियत के पीछे न जाने कितने छुपे हुए दर्द थे जो आज तक किसी से न कह पाई थी। लेकिन जब कभी हादी उससे नरमी से बात करता, उसका दिल चाहता कि वो अपने सारे दुख उसके सामने रख दे। अचानक उसकी आंखें नम हो गई और वो फौरन दूसरी तरफ मुंह करके अपने आंसू साफ करने लगी। क्या हुआ शान से? हादी ने फिक्र से पूछा। कुछ नहीं, वो बस आहिस्ता से नफी में सर हिला गई। बस हादी, आप मेरे साथ हमेशा प्यार मोहब्बत से रहा करें, मुझ पर गुस्सा ना किया करें। शान से की मासूम बात सुनकर हादी के दिल में एक अजीब सा एहसास जागा था। उसे हमेशा हैरत होती थी कि जब वो गुस्सा करता तो शान से हंस देती, मगर जब वो उससे मोहब्बत देता तो वो रोने लग जाती। न जाने वो कैसी लड़की थी। अपनी सोचों को झटक कर हादी उस शहर की सड़कों पर घुमाने ले गया था और शान से बच्चों की तरह हर छोटी चीज पर खुश हो रही थी। हादी आप बहुत अच्छे हैं, प्लीज कभी मत बदलिएगा, उसने मासूमियत से कहा तो हादी ने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं नहीं बदलूंगा। घूमने फिरने के बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट गए जहां हादी ने उसे खाना खिलाया, मगर जैसे ही वो बाहर निकले शानसे की नजर एक शख्स पर पड़ी और उसके चेहरे का रंग यकदम मुड़ गया। खौफ से कांपते हुए वो फौरन हादी से आ लगी। हादी प्लीज यहाँ से चलिए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। वो शख्स कंगियों से मुसलसल शानसे को देख रहा था, जबकि शानसे पूरी तरह बेचैन हो चुकी थी। क्या हुआ है तुम्हें? इतना परेशान क्यों दिखाई दे रही हो? हादी फिक्रमंदी से पूछा, मगर वह नजरें चुराकर बोली, कुछ नहीं, बस शोहर में घबराहट होती है। मैं शोर बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसका सांस बुरी तरह फूल रहा था। हादी ने फौरन उसे गाड़ी में बिठाया और सीधा घर ले आया। आज से पहले उसने शांसे को इतना खौफजदा कभी नहीं देखा था। कमरे में आते ही वो उसके करीब बैठ गया। शांसे, अगर कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है तो मुझसे शेयर करो, मैं तुम्हारी हर परेशानी का हल निकालूंगा। ये सुनते ही शांसे की आंखों से आंसू बहने लगे और वो फूट फूट कर रोने लगी। हादी ने फौरन उसे अपने सीने से लगाया। वो शख्स, वो मेरा मासी है हादी, वो शख्स जिसने मुझसे मेरा बचपन, मेरी माँ और मेरा बाप सब कुछ छीन लिया। हादी खामोशी से उसे देखता रहा और फिर शांसे ने कांपती आवाज में अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म बयान किया। मामा बाबा सुफियान भाई पर अंधा एतमाद करते थे। वो मेरी मरहूम फूफो के इकलौते बेटे थे, इसलिए सब उन्हें हथेली का छाला बनाए रखते थे। मैं भी उन्हें अपना सगा भाई समझती थी, मगर वो मुझ पर गलत नजर रखते थे। मेरा पूरा बचपन डरते हुए गुजरा। जब मैं 15 साल की हुई तो भाई की कमी महसूस होती थी। फिर अचानक उनका रवैया बदल गया और मैं वाकई उन्हें अपना भाई समझने लगी थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि उनके इरादे कितने गंदे हैं। मेरी सालगिरह पर उन्होंने मुझे गिफ्ट देने के बहाने अपने कमरे में बुलाया। मैं खुशी खुशी चली गई, क्योंकि मुझे हमेशा हसरत थी कि मेरा भाई भी कोई मुझे इस तरह गिफ्ट दे। मगर वहाँ उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। आखिर वक्त पर अम्मा जान आ गई और मैं बच गई। मगर जब अम्मा जान ने बाबा को सब कुछ बताने का कहा तो सुफियान भाई ने उन्हें धक्का दे दिया। वो सीढ़ियों से गिरकर फौत हो गए। बाबा जान अम्मा के बगैर सिर्फ 2 महीने जिंदा रह सके। फिर सुफियान भाई के वालिद उन्हें दुबई ले गए और मेरी जान छूट गई। बाद में चचा जान मुझे अपने घर ले आए। जब मैंने उन्हें सुफियान भाई की हकीकत बताई तो माहिरा आपी की मंगनी टूट गई, क्योंकि उनकी शादी सुफियान भाई से तय थी। चचा जान बेटी की शादी के बाद हमेशा के लिए अपने बेटे के पास कनाडा जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मेरी भी जल्दी शादी कर दी। मैं अब सुफियान भाई से डरती तो नहीं, मगर जब भी उन्हें देखती हूँ मेरे वजूद पर एक अजीब सा लरसा तारी हो जाता है।
ये कहते ही शांजा दोबारा रोने लगी। हादी ने उसे मजबूती से अपने सीने से लगा लिया। तुम्हें अब इस शख्स से डरने की जरूरत नहीं है शांजे। तुम्हारा शोहर तुम्हारे साथ खड़ा है। सारी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। हादी ने मोहब्बत भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा। तो शांजे के होंठों पर बरसों बाद एक पुरसुकून मुस्कुराहट बिखर गई, जबकि शांजे का माजी सुनकर हादी का दिल उसके लिए मोहब्बत, हमदर्दी और हिफाजत के जज्बे से भर गया था। रात की उस नरम और खामोश फिजा में किए गए फैसले के बाद हादी ने दिल ही दिल में ये इरादा कर लिया था कि वो सिर्फ एक अच्छा शोहर बनकर नहीं रहेगा, बल्कि शांजे को वो तमाम मासूम खुशियां वापस लौटा कर रहेगा जो उसकी चची ने उससे छीन ली थी। अगले ही दिन उसने दफ्तर से छुट्टी ली और हमजा आशिर को कुछ जरूरी इंतजामात करने का कह दिया। बगैर शांजे को बताए उसने खूबसूरत और पुरसकून पार्क के पिकनिक एरिया जाने का मस्त मंसूबा बनाया, जहाँ खुली फिजा, फितरत की सादगी और सुकून भरा माहौल मौजूद था। वो जानता था कि शांजे को महंगे तोहफों से ज्यादा आज़ाद फिजा, सब्ज मैदान और मासूम चुलबुली हरकतें पसंद हैं। जब वो वहां पहुंचे तो शांजे की आंखों में जगमगाती खुशी देखने के काबिल थी। वो फौरन गाड़ी से उतरी और बच्चों की तरह नरम घास पर दौड़ने लगी। हादी ने पहली बार उसे इतना खौफ खुलकर और जोर जोर से हंसते हुए देखा था। उस लम्हे हादी ने भी अपनी संजीदगी का लिबादा उतार दिया और उसके साथ बच्चों की तरह कीचड़ में लकड़ी से लकीर खींचने लगा। शांजे की मासूमियत, उसकी बेसाख्ता हंसी और छोटी छोटी खुशियां हादी के अंदर की सख्ती को आहिस्ता आहिस्ता पिघला रही थी, और दोनों का वक्त तलखियों से दूर हंसी मजाक, नरम हाथों और सुकून भरे लम्हों में गुजरने लगा। शाम के वक्त जब वो लकड़ी के एक बेंच पर बैठे मशरूबात पी रहे थे तो शामसे ने धीरे से हादी का हाथ थाम लिया। उसका लहजा अचानक संजीदा और धीमा हो गया था। हादी, मुझे मालूम है आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मेरा दिल बहुत खुश है, लेकिन अब मैं सिर्फ बच्चों की तरह शरारतें नहीं करना चाहती। मैं आपकी शरीके हयात हूँ और अब मैं इस घर की जिम्मेदारी उठाना चाहती हूँ। मुझे अपनी माँ की तरह बनना है जो आपके घर को संभाले। मैंने अपने बचपन की खुशियाँ पा ली हैं। अब मैं एक अच्छी बीवी बनने की तरफ कदम बढ़ाना चाहती हूँ। शानज़े की ये पुख्तगी और समझदारी देखकर हादी ने गहरी सांस ली, क्योंकि वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि शानज़े इस तरह की बात करेगी। उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर जज्बात, शऊर और जिम्मेदारियों का एहसास हमेशा से मौजूद था। बस उसे मोहब्बत भरे नरम लहजे और अपनायत की ज़रूरत थी। शानज़े की बात सुनकर हादी के चेहरे पर एक पुरसकून और नाकाबिले यकीन मुस्कुराहट फैल गई। उसने शानज़े का हाथ मजबूती से थामते हुए मोहब्बत से कहा, शानज़े, तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे बेहद खुशी हुई है। तुम जो भी करना चाहोगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ना कोई दबाव होगा और ना ही कोई गुस्सा। ये कहकर उसने मोहब्बत से शानज़े की पेशानी को चूमा और फिर दोनों ने वही पिकनिक स्पॉट पर बैठे बैठे वापस घर जाने की तैयारी शुरू कर दी। घर वापस आने के बाद शानज़े पहले से कहीं ज्यादा पुरजोश और बदली हुई महसूस हो रही थी। उसे एहसास था कि उसकी जिद्दें, बचकाना हरकतों और लापरवाही की वजह से हादी कितनी परेशानी बर्दाश्त कर चुका है, जबकि हादी ने हमेशा उसे मोहब्बत, इज्जत और सब्र दिया था। इसलिए अब वो खुद को इस रिश्ते के काबिल साबित करना चाहती थी। अगली सुबह नाश्ते के बाद जब हादी ऑफिस के लिए जाने के लिए तैयार हो रहा था तो शानज़े संजीदा अंदाज में किचन में दाखिल हुई। हमजा और आशिर अभी तक कॉलेज के लिए तैयार नहीं हुए थे और डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। उन्होंने हैरत से देखा कि शानज़े बड़ी तवज्जो से किचन की चीज़ों का जायजा ले रही है। आशिर ने हस्बे आदत शरारत से कहा, अरे भाभी, आज क्या प्लान है? कोई नई शरारत या फिर नई फरमाइश? शानज़े एक अमली अंदाज में अपने बाल बांधे और पुरसकून लहजे में जवाब दिया, आज शरारत नहीं, जिम्मेदारी। आज मैं तुम्हारे भाई के लिए दोपहर का खाना बनाऊंगी। अब मुझे ये बताओ कि खाना कैसे बनाते हैं। हमजा और आशिर हैरत से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि उनकी वही भाभी जो हमेशा पिज़्ज़ा पार्टियों, चॉकलेट्स और अपनी छोटी छोटी फरमाइशों में मगन रहती थी, आज संजीदगी से किचन में खड़ी थी। हमजा फौरन उठकर उनके पास आया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, भाभी, आपको तो कुकिंग बिल्कुल नहीं पसंद। मैं पास्ता तो बना लेता हूँ, लेकिन रोटी और सालन काफी मुश्किल काम है।
शानज़े ने पूरे अज़्म के साथ जवाब दिया। मुश्किल है तो क्या हुआ? कोशिश तो कर सकती हूँ ना। मुझे सिर्फ हादी जी के लिए एक अच्छा सा खाना बनाना है। मैंने सुना है उन्हें दाल चावल बहुत पसंद है, तो आज हम वही बनाएंगे। फिर शानज़े ने हमज़ा से दाल चावल बनाने के इब्तदाई तरीके सीखने शुरू कर दिए, जबकि हादी तैयार होकर नीचे आ चुका था और डाइनिंग टेबल पर बैठा मोबाइल देख रहा था। मगर किचन से आने वाली मुसलसल आवाज़ों ने उसे फौरन एहसास दिला दिया कि आज घर में कुछ गैर मामूली ज़रूर हो रहा है। जब हादी किचन के दरवाजे तक पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर चंद लम्हों के लिए रुक गया। शान से माथे पर पसीना, हाथों पर आटा लगा घबराई हुई सी चावल धोने की कोशिश कर रही थी, जबकि आधे चावल सिंक में बिखर चुके थे और दाल का प्रेशर कुकर जोर जोर से आवाजें निकाल रहा था। उसका चेहरा परेशानी से सुर्ख हो चुका था। हादी ने इस बार पहले की तरह गुस्सा नहीं किया था, बल्कि निहायत नरम लहजे में पूछा, ये क्या हो रहा है शान से? शान से फौरन घबराकर पीछे हटी और हकलाते हुए बोली, हादी जी, मैं आपके लिए दाल चावल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आपको पसंद है ना? मगर मुझसे कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। उसकी आवाज़ में शिकस्तगी साफ महसूस हो रही थी। हमजा और आशिफ फौरन बोल पड़े, भाई भाभी पहली बार बना रही थी। हम सिखा रहे थे मगर सब कुछ उल्टा हो गया। हादी खामोशी से आगे बढ़ा, एहतियात से प्रेशर कुकर एक तरफ रखा और फिर शामज़े की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। दाल चावल बनाना इतना आसान नहीं होता, खास तौर पर पहली बार। हर कोई शुरू में गलतियां करता है, उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। ये सुनकर शामज़े की आंखें नम हो गई, क्योंकि उसे यकीन था कि हादी हमेशा की तरह उसे डांटेगा, मगर आज उसके लहजे की नरमी ने उसे हैरान कर दिया था। हादी ने अपने कोट के बटन खोलते हुए आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और कहा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं कि तुम अचानक बेहतरीन खाना बनाकर मुझे खिलाओ। ये तुम्हारी मोहब्बत है और मैं तुम्हारी हर कोशिश में तुम्हारे साथ हूँ। आज मैं तुम्हें आसान तरीके से दाल चावल बनाना सिखाता हूँ। मेरी मदद करोगे? शान से फौरन खुशी से सर हिलाते हुए बोली, हाँ ज़रूर। फिर अगला एक घंटा एक खूबसूरत मंजर में बदल गया। हादी जो हमेशा किचन के कामों से दूर भागता था, आज शानजे के साथ एक टीम की तरह खड़ा था। वो इसे दाल धोना, चावल नापना और मसालों की पहचान बड़े सुकून से सिखा रहा था, जबकि शानजे पूरी तवज्जो से देख रही थी। हादी का तहम्मुल और तवज्जो उसके अंदर एतमाद पैदा कर रहे थे। हमजा और आशिफ खामोशी से ये मंजर देख रहे थे और दिल ही दिल में हैरान थे कि उनका सख्त मिजाज भाई आज कितनी मोहब्बत से शानजे को संभाल रहा है। जब दाल चावल तैयार हुए तो उनका जायका शायद मुकम्मल बेहतरीन ना था, मगर वो उन दोनों की पहली मुश्तरका मोहब्बत का खूबसूरत नतीजा थे। हादी ने प्लेट में दाल चावल निकाले, एक निवाला खाया और फख्र से शानसे को देखते हुए मुस्कुराकर बोला, वाकई पहली बार के हिसाब से बहुत अच्छा बनाया है, खास तौर पर उस शोर के बाद जो मैंने किचन से सुना था। शान से बेख्तियार हंस पड़ी। फिर हादी ने निहायत गहरे लहजे में कहा, मैंने हमेशा जिंदगी को सिर्फ जिम्मेदारियों और काम तक महदूद समझा। मुझे लगता था कि मैं सिर्फ बोझ उठाने के लिए पैदा हुआ हूँ। मैंने कभी घर के छोटे छोटे कामों में खुशी तलाश करने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन आज तुमने मुझे एहसास दिलाया कि सुकून इन्हीं लम्हों में छुपा होता है। शानसे की आंखें शुक्रगुजारी से भर गईं और वो धीरे से बोली, हादी जी शुक्रिया। आपने मुझे डांटा नहीं बल्कि सिखाया। उस रात सोने से पहले शानज़े आहिस्तगी से हादी के पास आई और नरम आवाज में बोली, अब मुझे समझ आ गया है कि आपका गुस्सा दरअसल किसी को अपने करीब ना आने देने का खौफ था। मगर अब आप डरें, मैं वादा करती हूँ कि सिर्फ जिद नहीं करूँगी, बल्कि खुद को समझदार बनाऊंगी, ताकि मैं सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ना बनूं, बल्कि आपका सहारा भी बन सकूं। हादी ने मोहब्बत से उसके हाथ पर बोसा दिया और पहली बार महसूस किया कि उनके रिश्ते की बुनियाद सिर्फ एक शादी नहीं रही, बल्कि एक दूसरे को समझने, संभालने और साथ चलने की खूबसूरत ख्वाहिश बन चुकी है। अब उन दोनों के दरमियान मौजूद फासले हमेशा के लिए खत्म हो चुके थे। शान से अब एक अच्छी और समझदार बीवी बनने की पूरी कोशिश करती थी। सुबह जल्दी उठकर हादी के कपड़े तैयार करती, उसका ख्याल रखती और हादी भी शावर लेकर ऑफिस जाने से पहले एक बार ज़रूर मुड़कर उसे मोहब्बत से देखता, जबकि रात को घर वापस आते हुए उसके दिल में अब पहले जैसी थकन नहीं, बल्कि शानज़े के पास लौट आने का सुकून होता था।
उस रोज़ जब हादी घर वापस आया तो ड्राइंग रूम में अपने बाबा को बैठा देखकर ही समझ गया था कि आज फिर कोई नई फरमाइश होने वाली है। जैसे ही वो अंदर आया उसके बाबा गुस्से भरे लहजे में बोल उठे, हादी, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मगर तुम हो कि कोई असर ही नहीं लेते। हादी ने थके हुए अंदाज में सांस भरी। बाबा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपने 1 लाख से सीधा 5 लाख मांग लिए हैं। इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊं? उसके बाबा फौरन बोले, तुम्हारी तनख्वाह लाखों में है और तुम मुझ पर 5 लाख भी खर्च नहीं कर सकते। हादी चंद लम्हे खामोश रहा, फिर पहली बार संजीदगी से उनकी आंखों में देखते हुए बोला, आखिर आपको हर महीने इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ती है? कभी 1 लाख, कभी 5 लाख, ये सब जाता कहाँ है? उसके लहजे में बरसों की दबी हुई तकलीफ झलक रही थी। जब हम बच्चे थे तब तो आपने हमारी स्कूल फीस तक नहीं अदा की, और आज हर बार हक जताते हुए सिर्फ पैसों के लिए आ जाते हैं। हमजा और आशिर भी खामोश खड़े सब सुन रहे थे। उनके बाबा का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हें जितने सवाल करने हैं मत करो, पैसे दो। हादी की आवाज़ अब तल्ख हो चुकी थी। ज़रूरत है सवाल करने की बाबा। मैं हराम की कमाई नहीं करता कि हर महीने बगैर जाने आप पर लौटाता रहूं। क्या आपकी नई बीवी आपके साथ खुश नहीं? क्या उसका खर्चा पूरा नहीं हो रहा जो हर बार आप मेरे दरवाजे पर आ जाते हैं? उसके बाबा फौरन गुस्से से बोले, वो गैर औरत नहीं, तुम लोगों की माँ है। हादी हल्का सा कड़वा सा हंसा। हमारी सगी माँ तो आज तक पलट कर हमें देखने नहीं आई, और आप एक दूसरी औरत के लिए हमसे पैसे मांग रहे हैं। चंद लम्हों के लिए कमरे में खामोशी छा गई। फिर उनके बाबा थके हुए लहजे में बोले, मैं मजबूर हूँ, जानबूझकर नहीं करता ये सब। हादी ने फौरन पूछा, ऐसी कौन सी मजबूरी है जो खत्म ही नहीं हो रही? मुझे सच बता दें, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। मगर उन्होंने नजरें चुरा ली। मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। अगर पैसे दे सकते हो तो ठीक है, वरना मैं किसी से उधार ले लूंगा। इतने में शान से चाय की ट्रे लेकर आ गई। उसने नरमी से कहा, अंकल, आप चाय। हादी के बाबा ने फौरन उसे गौर से देखा। ये लड़की कौन है? हादी के चेहरे पर बेयकीनी उभर आई। बाबा, ये मेरी बीवी है, शायद आप भूल गए हैं। रिश्ता तो आपने खुद तय करवाया था। उनके बाबा खुशी से कुर्सी पर बैठ गए, जबकि शांति ने उनके सामने चाय के लवाजमात रख दिए। चाय खत्म करने के बाद उन्होंने एक बार फिर वही सवाल दोहराया, तो हादी, मुझे 5 लाख दोगे या मैं किसी और से उम्मीद रखूं? हादी ने आंखें बंद करके जैसे खुद को संभाला, फिर धीमी मगर मजबूत आवाज में बोला, 1 हफ्ते के अंदर आपको 5 लाख मिल जाएंगे बाबा। हादी माथे पर तेवरी डाले अपने कमरे में चला गया था, और शान से फौरन उसके पीछे आ गई थी। आपको क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आपके बाबा को शायद किसी जरूरत ने मजबूर किया होगा ना? शानजे की बात सुनते ही हादी के जब्त का बंधन टूट गया था, और वो फूट फूट कर रोने लगा था। शानजे, बाबा को हमारी भी तो जरूरत हो सकती है, सिर्फ हमारे पैसों की ही क्यों? जब से मैंने होश संभाला है और कमाना शुरू किया है, बाबा जब भी हमारे घर आए हैं सिर्फ पैसे लेने के लिए आए हैं। मुझे समझ नहीं आती कि बाबा को हमसे मोहब्बत क्यों नहीं हुई। शुरू में मुझे लगता था कि अगर मैं उन्हें पैसे दूंगा तो शायद उनकी शफकत जाग जाएगी, मगर उनकी शफकत कभी नहीं जागी। हम हर मुमकिन कोशिश करते रहे कि बाबा हमसे खुश हो जाएं, लेकिन वो कभी खुश नहीं हुए। मुझे ये भी नहीं मालूम कि वो इतने पैसों का आखिर करते क्या हैं और कहाँ ले जाते हैं। शानसे ने नरमी से उसके कंधों पर हाथ रखा था। आप परेशान मत हो हादी, कम से कम आपके पास बाबा तो है ना, तभी वो आपसे मांगते हैं। मेरे पास तो माँ बाप भी नहीं है। आप अपने बाबा की कदर किया करें। हादी ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा था। मुझे बाबा की कदर है शान से, मगर मैंने कभी बाप की शफकत महसूस नहीं की। बचपन से हर मुश्किल अकेले झेली है। हमजा और आशिर के लिए सब कुछ किया है, मगर मेरे लिए कभी किसी ने कुछ नहीं किया। शानजे ने उसके आंसू साफ किए थे। मैं हूं ना आपके साथ, अब आप अकेले नहीं हैं। हादी चंद लम्हे खामोशी से उसे देखता रहा। जब शानजे उसकी जिंदगी में आई थी तो वो बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करती थी, मगर आज वो कितनी समझदार बातें कर रही थी। आप अगली बार बाबा से उनका घर का ड्रेस ले लें और कहें कि मैं खुद पैसे देने आऊंगा। फिर हमें भी पता चल जाएगा कि वो पैसों का करते क्या हैं। हादी को शानसे की बात बहुत अच्छी लगी थी, और उसने फैसला कर लिया था कि अब वह जरूर अपने बाप के घर जाएगा। तुम तो वाकई बहुत समझदार हो गई हो। शानसे हल्का सा मुस्कुराई। आप ही तो चाहते थे कि आपकी बीवी समझदार हो जाए। आपको नहीं मालूम मेरे मासी ने मुझे कितना सताया है, इसलिए मैं बच्चों जैसी हरकतें करती रहती थी, ताकि उन यादों से भाग सकूं।
मगर अब मैं चाहती हूँ कि हम अपनी फैमिली में आगे बढ़ें। आशिर का भी रिश्ता कर दें और उसकी शादी हो जाए। हादी ने नरमी से कहा था उसकी शादी ज़रूर करेंगे, मगर अभी वो बिज़नेस में नया है। थोड़ा और सेटल हो जाए और मैच्योर हो जाए, क्योंकि घर और बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ आसान नहीं होती और आशिर को मैंने बेटे की तरह पाला है। मुझे मालूम है वो अभी इतना समझदार नहीं हुआ। शानज़े की आंखों में नमी तैर गई। आप सबका कितना ख्याल रखते हैं? क्या आपने हमेशा सारे दुख अपने अंदर ही रखे हैं? हादी हल्का सा मुस्कुराया था। अब तुम आ गई हो ना, अब अपने सारे दुख तुमसे ही शेयर करूंगा। शानज़े खामोशी से उसके कंधे पर सर रख कर मुस्कुरा दी। आखिरकार एक हफ्ते बाद हादी ने पैसों का इंतजाम कर लिया था। उसके बाबा भी मान गए थे और उन्होंने हादी, हमजा और आशीष सबको अपने घर दावत दे दी थी। दावत के साथ उन्होंने घर का ड्रेस भी भेज दिया था। हादी तैयार होकर भाइयों के साथ उनके घर पहुंचा तो हैरान रह गया, क्योंकि वो घर उनके अपने घर से ज्यादा दूर नहीं था और उसे अफसोस हुआ कि इतने सालों में वो कभी अपने बाप के घर तक ना पहुंच सका। घर पहुंचने पर उसने देखा कि उसके बाबा अकेले थे। खाना खाने के बाद हादी ने सवालिया नजरों से पूछा, बाबा आपकी वाइफ नजर नहीं आ रही? उसके बाबा ने एक गहरी आह भरी। हादी, कुछ सच्चाइयाँ छुपी रहें तो ज़्यादा बेहतर होता है। मगर हादी बस जिद था। नहीं बाबा, मैं जानना चाहता हूँ, आपकी वाइफ कहाँ है और आपकी एक बेटी भी थी ना, वो कहाँ है? अगले ही लम्हे उसके बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे थे और वो खामोशी से उन्हें पिछले कमरे में ले गए, जहाँ एक 12-13 साल की लड़की व्हीलचेयर पर बैठी हुई थी। उसकी टांगें माजूर थी और इस मंजर ने हादी को जैसे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। फरूक अहमद ने आयशा को अपने बेटों के साथ लाकर भारी आवाज में कहा, आयशा तुम्हारी बहन है और हादी तुम पूछते थे ना कि मैं हर महीने तुमसे पैसे क्यों लेता हूँ, तो सुनो, मैं ये सब इस बच्ची के इलाज के लिए करता रहा। मैं कर्जों में डूब चुका था, लोगों से बहुत मांग चुका था, यहाँ तक कि पुराना घर भी बेच दिया, मगर फिर भी मैं इसकी सर्जरी के लिए पैसे कम पड़ गए थे, इसलिए हर बार तुम्हारे दर पर आया था, क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरा बेटा मुझे कभी खाली हाथ वापस नहीं भेजेगा। ये कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। हादी और उसके भाई पहली बार अपने सख्त मिजाज बाप को इस हाल में देख रहे थे। हादी फौरन उठा और अपने बाबा को गले लगा लिया, जबकि आयशा खामोशी से सब कुछ देख रही थी। फारूक अहमद टूटे हुए लहजे में बोले, 5 साल पहले उसकी माँ हमें छोड़ गई थी, सिर्फ इसलिए कि वो एक मासूर बच्ची का बोझ नहीं उठाना चाहती थी। मगर मैं बाप हूँ, बेटी को कैसे छोड़ देता? मैंने उसकी खातिर सब कुछ बर्दाश्त किया। मुझे डर था कि अगर तुम्हारे कंधों पर ये बोझ डाल दिया तो कहीं तुम भी मुझसे दूर ना हो जाओ, इसलिए सब अकेले सहता रहा। उनके अल्फाज सुनकर सबकी आंखें भर आईं। सफीना बेगम, जो कभी मालिक मलिक जहीर की बेटी, लाडली बेटी थी, मोहब्बत में सब छोड़कर फरूक अहमद के पास तो आ गई थी, मगर गुर्बत, मुखालफतों और बीमारियों ने उन्हें तोड़ दिया था। और जब फरूक अहमद की नौकरी गई और फाकों की नौबत आई, तो वो अपने बच्चों और शोहर को छोड़कर वापस आसाइशों की दुनिया में चली गई थी। आज बरसों बाद सच सामने आया तो हादी, हमजा और आशिक अपने बाप से लिपट कर रोने लगे। शानसे ने आयशा से प्यार से बात की तो वो धीरे से मुस्कुरा दी। हादी ने फौरन पैसों का इंतजाम किया, आयशा की सर्जरी करवाई और चंद ही हफ्तों में वो चलने फिरने लगी। आहिस्ता आहिस्ता घर की वीरान खुशियां वापस आने लगी थी। शानज़े आयशा का इतना ख्याल रखती कि जैसे ही वो उसकी अपनी छोटी बहन हो। वो उसे वर्जिश करवाती, उसके साथ वक्त गुजारती। यहाँ तक कि हादी को शिकायत होने लगी कि अब शानज़े के पास उसके लिए वक्त ही नहीं बचा। एक दिन शानज़े ने हंसते हुए कहा, आज सिर्फ तुम में मैं डिनर पर जाएंगे, बाकी सबके लिए खाना ऑर्डर कर देते हैं। हादी उसे साथ ले गया, मगर रेस्टोरेंट में वापस आते हुए अचानक सुफियान ने शानज़े का हाथ पकड़ लिया। पहले वाली डरी हुई शानज़े शायद खामोश रहती, मगर आज उसने पूरी हिम्मत से उसे जोरदार थप्पड़ मारा और गुस्से से बोली, खबरदार जो दोबारा मुझे छूने की कोशिश की, अब मैं वो कमजोर शान से नहीं हूँ। हादी ये सब देखकर दिल ही दिल में खुश हो गया। गाड़ी में बैठने के बाद शानसे ने पूछा, आप नहीं पूछेंगे वो कौन था? हादी ने मुस्कुराकर उसका हाथ अपने सीने पर रखा और कहा, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मेरी शान से अब हर मुश्किल का सामना करना जानती है और यही बात मुझे सबसे ज्यादा खुशी देती है। तुम्हारे आने से हमारे घर की सारी खुशियां वापस आ गई हैं। शान से शर्माकर मुस्कुरा दी। जब वो घर वापस पहुंचे तो लॉन में आशा और आशिर लूडो खेलते हुए हंस रहे थे और बरसों बाद उस घर में सिर्फ सुकून, मोहब्बत और खुशियां बाकी रह गई थी।